हेलो बच्चों, आज हम एमयू 11th एंट्रेंस साइंस का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर है ग्रेविटेशन। लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा होगा हमने मोशंस और फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है और कभी कभी पीवाईक्यू रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे। और पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा ईयर 2024 मतलब लास्ट ईयर का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर इज 1 kg। हमारे पास एक बकेट है, उसकी जो कैपेसिटी है वो जितना होल्ड कर सकती है, उसका वॉल्यूम 10 लीटर। द मास ऑफ द बकेट, हमें बकेट का मास बताना है व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। इसको किसी लिक्विड से फिल कर दिया, अब इसका मास बताना है, मतलब लिक्विड का मास प्लस बकेट का मास जोड़ के बताना है। और इसकी रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 0.8। वॉल्यूम कितना है बकेट का? 10 लीटर। तो दो छोटी छोटी चीजें पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे? 10⁻³ मीटर। इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। और एक छोटी सी चीज कि एट 4 डिग्री, इसको भी याद कर सकते हैं अगर पूछ ले तो आप देख रहे रिलेटिव मतलब किसी के रिलेट करना है, किसी के रिलेशन में निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि दोनों टर्म डेंसिटी है, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। डन। तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, तो अगर जिस लिक्विड को हमने ऐड किया, अगर उसकी हम डेंसिटी निकालना चाहें, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर मैं निकालना चाहूं प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी मतलब 0.8। और डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से हमारी वैल्यू निकल के आती है 8 इंटू 10⁻⁻² kg पर मीटर क्यूब। तो जिस लिक्विड को हमने ऐड किया उसकी डेंसिटी आ गई। कितना वॉल्यूम होना चाहिए वो भी हम लगभग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन पता है हमें कि 1 लीटर में कितना है? 10⁻³ तो 10 लीटर में कितना वॉल्यूम हो गया भाई? 10 लीटर में 10⁻³ तो ये आपका आ गया 10⁻² मीटर क्यूब। तो हम जिस लिक्विड को हमने उस बकेट में रखा है, उस बकेट का वॉल्यूम आ गया फुल। जिसको रखा है वो डेंसिटी आ गई, तो मास भी आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे मास ऑफ लिक्विड निकालना हो, मास ऑफ लिक्विड, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फॉर्मूला हम सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितनी डेंसिटी है? 8 इंटू 10⁻⁻², वॉल्यूम 10⁻⁻²। यहां से कैंसिल आउट करोगे, केजी में सब एसआई सिस्टम में है। तो जिस लिक्विड को हमने ऐड किया वो 8 kg का, जिस बकेट में ऐड किया वो 1 kg का, तो बकेट का मास कितना हो जाएगा? 9 kg। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। The percentage change of the distance between the two objects so that the gravitational force between them gets double। अगर हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लगेगा? क्या फॉर्मूला हमारे पास? F इक्वल्स टू G m1m2/r²। r मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, जो सेंटर से सेंटर की दूरी होती है। रेडियस नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन देम है। एक दो बातें पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी बात, हमारे नेचर में 4 तरीके की फोर्स है और सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है। तो वीकेस्ट फोर्स, ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा आ गया तो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। लॉन्ग रेंज है,
ओके, ये तीनों बात हमें ध्यान रखनी है, वीकेस्ट, अट्रैक्टिव इन नेचर एंड लॉन्ग रेंज। कौन सी फोर्स है? लॉन्ग रेंज। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि हमारे डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के बीच की डबल हो जाए। मासेस को नहीं छेड़ना, डिस्टेंस को छेड़ना है। तो मान लेता हूं ये इनिशियल फोर्स है, दिस इज F1 और रेट दोनों के बीच का गैप R है। F2 क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा हमारे पहले वाले फोर्स का, कोई नई डिस्टेंस पर। फोर्स कब बढ़ेगी? जब डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मैं नया फोर्स कितना होगा? Gm1m2 बाई, इसको मैं लिख देता हूं यहां R1, यहां R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Gm1m2, पहला वाला जो भी था लिख दिया। जैसे कि आपको देख के पता चल रहा है कि हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस। अगर मैं रूट ले लूं दोनों तरफ तो R1 इक्वल्स टू रूट टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। और R2 अगर मैं, R2 इज अ न्यू डिस्टेंस, तो R2 मेरी कितनी आ गई भाई? R2 आ गई मेरी R1 बाई रूट। अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज गेम में आ गया है। हमसे पूछा, कम तो हुई है, पहले R1 थी डिस्टेंस, अब कितनी होगी? R1 बाई रूट टू। रूट टू की वैल्यू कितनी होती है? रूट टू वैल्यू थी 1.41, तो कुछ तो कम हुआ है। अब वही परसेंटेज चेंज हमें निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, परसेंटेज चेंज किसी के बीच में भी निकालनी, फॉर्मूला एक ही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल हमारे पास कितनी है? फाइनल हमारे पास R1 बाई रूट टू, इनिशियल कितनी थी? R1, इनिशियल R1 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करते हैं आगे। आइए, अगर मैं R1 कॉमन ले लू तो 1 बाई रूट टू माइनस 1, यहां से R1 इंटू 100, तो R1 से R1 कैंसिल आउट, क्या बचता है हमारे पास? रूट टू की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई। अब बस सॉल्व करना और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ 1, यहाँ 1.41 इंटू 100, यहाँ बच जाएगा माइनस, माइनस का मतलब कम हो रही है, ये शो कर रहा था, वो भी कम रही है, 0.41 डिवाइड बाई 1.41 इंटू 100। हम आगे सॉल्व करेंगे तो 41 डिवाइड बाई 1.41 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है, तो ये दो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। डन, आगे देखते हैं अभी। 41 डिवाइडेड बाई 141, तो क्या आंसर आने वाला है हमारा? 40 से थोड़ा छोटा होगा, नेगेटिव में यही है, तो इसका आंसर आएगा लगभग 29 के आसपास आएगा। आगे सॉल्व करिएगा, आगे चलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मासेस मतलब 1 kg, 1 kg, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, हमें इसके बीच में फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ये खुद कर सकते हो, पूरी उम्मीद करता हूं। तो अगर मासेस यूनिट है मतलब 1 kg के और डिस्टेंस यूनिट 1 मीटर स्क्वायर, सब कैंसिल आउट, क्या बचा? फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.672 माइनस 11, यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ सरफेस पर 64 न्यूटन है। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम 2 टाइम्स एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स वॉल्यूम एंड मास रिमेन अनचेंज, उसका मास और उसका वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, देन वेट ऑफ द बॉडी ऑन द न्यू सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऐसे, अभी जो अर्थ की प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें उसका वेट 64 न्यूटन है। वेट का फॉर्मूला होता है mg, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जब हम उसकी डायमीटर को डबल कर देंगे, और एक चीज गिवन है कि मास और डेंसिटी सेम है, वो चेंज नहीं हुई, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है छोटे जी का, gm बाई आर स्क्वायर, आपको याद होगा, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कैपिटल एम इज मास ऑफ द प्लेनेट, आर रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम डबल, अगर डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल, तो मैं इसको 2r कर देता हूं। तो कहने का मतलब 4r²। तो पहले, अब ये नई बात कर रहा हूं मैं, नए जी की बात कर रहा हूं, तो नया जी पहले वाले जी का 4 टाइम्स कम हो गया, दिस इज ओल्ड वन, तो वेट में भी डिफरेंस आएगा। तो नया वेट नया जी, मास तो चेंज हो नहीं सकता, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो एम एम है, और नया जी कितना है पुराने वाले जी का, g/4, दिस इज mg/4, mg इज ओल्ड वेट, पुराना वाला वेट कितना दिया है 64, तो 64 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 16। ठीक है, इस बात को हम लोग याद करेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा D16। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Acceleration due to gravity on Earth's surface is g if g dash is the acceleration due to gravity at height h above the surface of Earth, then मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं पहले, फिर आप ये खुद ही कर लेंगे। मैं एक अर्थ की बात करता हूं, अर्थ प्रॉपर स्फेरिकल तो नहीं है, मान के चलते हैं क्वेश्चन के लिए, पर ऐसा तो नहीं है, थोड़ी सी इलिप्टिकल है शेप में अर्थ। तो उस कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, जी के वेरिएशन है, तो उसको आप चाहे तो हेडिंग भी लिख लेना, वेरिएशन ऑफ जी, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एक वेरिएशन होता है ड्यू टू शेप, और दूसरा है ड्यू टू हाइट अबव द अर्थ सरफेस, और थर्ड वन कर देते हैं ड्यू टू डेप्थ। समझते हैं, तो पहले हम शेप की बात करते हैं। अगर ये पोल है जैसे हमें पता है, और ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, और ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, मान के चलते हैं, तो अगर मैं इसको पॉइंट मान लू ए, इसे मान लू ओ, और इसे मान लू बी, तो अब जरा गौर से करें, तो ये रेडियस पोल से नापेंगे तो ये दूरी आएगी, और इस पॉइंट से नापेंगे तो ये इक्वेटर की दूरी ये आ जाएगी, सही बात है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि आरपी कम है और आर ई ज्यादा है, इसका मतलब लॉजिक बना लेते हैं, आर ई इज ग्रेटर देन आरपी। छोटे जी की वैल्यू में कहीं भी निकालनी है अर्थ सरफेस पे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है gm/r²। तो आप खुद सोचिए, अगर आरपी कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर ज्यादा तो जी की वैल्यू कम। तो इसका मतलब हम इसको मिटा देते हैं, आगे समझते हैं इसे। पोल पर जी की वैल्यू कैसे लिखोगे, gm/rp²। इक्वेटर पे क्या लिखोगे बच्चों, gm/re²। हमको पता है कि आर ई आरपी से ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू कम, वैल्यू कम, डिनोमिनेटर कम वैल्यू ज्यादा, मींस वैल्यू एट पोल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू एट इक्वेटर। याद रखिए पहला कॉन्सेप्ट, ये ड्यू टू शेप की वजह से आ गया। अगर क्वेश्चन ये होता कि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी कि इक्वेटर पे, तो हम याद रखेंगे कि अगर हम अर्थ सरफेस पे घूम रहे हैं, ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी, पोल पर, इक्वेटर पे क्या होगी, कम। अगर हम हाइट की बात करें, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कह दे कि आप ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, इन दोनों केस में जी की वैल्यू घटती है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी मूव अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यह वाला कॉन्सेप्ट आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि आपकी दूरी ये r और ये हाइट h, तो जब यहाँ पे आप r+h लगा देंगे तो डिनोमिनेटर पहले से बड़ा हो गया, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब यही कॉन्सेप्ट आप डेप्थ में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो आप 10th क्लास के हिसाब से 9th में आप इसको याद कर लेना, जब ऊपर जाएंगे तब भी वैल्यू घटेगी और नीचे जाएंगे तब भी घटेगी। 11th में आप लोग आएंगे तो ये आपको प्रूफ देखने को मिलेगा। तो पोल पे सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, ऊपर जाएंगे तो भी कम होगी, नीचे जाएंगे तो भी कम होगी, और सेंटर पर 0। ठीक है, तब इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, हम अर्थ से h हाइट ऊपर चले गए, क्या होगा भी बताया था। अगर अर्थ सरफेस पे g है
और हाइट पर जी डैश है तो ये मैंने बताया कम होगी, तो जी डैश इज ऑलवेज स्मॉलर देन जी, तो जी डैश इज स्मॉलर देन जी, ऑप्शन बी। ठीक है। A ball is thrown vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को फेंका गया, कितने की स्पीड से भैया? 20 मीटर पर सेकेंड। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground। जहां से बॉल को फेंका गया है वो 25 मीटर ऊपर है, कोई बात नहीं। How high will the ball rise from the ground? ग्राउंड से कितना ऊपर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बस आपको ये पता लगाना है यहां से ही कितना ऊपर गई, खत्म। तो इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनली उसको रुकना है, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। कहीं तो जाके रुकेंगे हम लोग, 0 इनिशियली बेटा 20, ऊपर जा रहे हैं तो जी को नेगेटिव हम 10 ले लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो, वैसे दिया भी है सॉरी, हाइट हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा 20h, दिस इज 400, 1 0 से 1 0, h इज 20 मीटर, 20 मीटर मींस ये बॉल इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 20 मीटर ऊपर गई है, और ये बिल्डिंग यहां से कितनी ऊपर है, मतलब टॉप उसका 25, तो 45 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ स्टोन, एक स्टोन है जिसका वेट 2 kg है, और एक अर्थ है उसकी वेट है 6 × 10⁻24 kg, उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? 19.6 न्यूटन का। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ, अर्थ पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? पहली बात, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें ये पता है, अगर जितना अर्थ उस स्टोन पे फोर्स लगा रहा है उतना ही स्टोन फोर्स पे अर्थ पे लगा रहा होगा फोर्स, तो फोर्स तो मेरे पास है कितना? 19.6। ठीक है, मुझसे पूछा कितना एक्सेलरेशन अर्थ में प्रोड्यूस होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, 0 होगा वैसे तो, जब ऑप्शन हमें दिए हम तो चेक करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, तो A इक्वल्स टू 19.6, और मास कितना दिया हुआ बेटा? 6 × 10⁻24, तो 90.6, ये 6 प्यारे बच्चों यहां आ जाएगा -24, इस पॉइंट को अगर हम उधर ले जाएं तो -25, इसे आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास आएगा 3, 6 × 18, 16, 2 12, और लगभग यहाँ आ जाएगा बेटा -25, और पावर बस हमें चेक करनी है, पावर इसको आगे कर ली इन लोगों ने, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन। एन ऑब्जेक्ट, अच्छा, 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इमर्स इन वाटर, वेरी गुड। 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, दोनों के मासेस दिए गए 200 kg एंड 100 kg रिस्पेक्टिवली, एंड द रिलेटिव डेंसिटी आर, दोनों की रिलेटिव डेंसिटी भी दी गई है, रो ए, ये थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग, एक रो है एक रो बी है, द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों का वॉल्यूम सेम है, देन द रेशियो ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी एंड ए, कोई बात नहीं, रिलेटिव डेंसिटी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिखोगे और यहां लिखोगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी, तो यहां पे लिखोगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और यहां लिख देंगे ए, और यहां हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, सेम है। तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बी। डेंसिटी हमें पता है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, हम वॉल्यूम दोनों का क्या दिया है? सेम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट। मास कितना है डेंसिटी उसका? ए का 200 और इसका कितना है? 100, 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में 1:2 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि रेशियो बी का ए से पूछा है। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, आप लोग उसको सही कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ध्यान रखिए मैंने आपसे यही कहा था, रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। डी आंसर होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए, काफी अच्छे अच्छे एंट्रेंस में भी आ चुका है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, if r is the radius of earth and g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, then mean density of earth की डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। क्या है हमारे पास, उसी शुरुआत करते हैं। डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या लिखूंगा भैया, मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास लिख दिया कैपिटल एम, वॉल्यूम लिख दिया स्फीयर 4/3 पाई आर। अब हम फंस गए, ऑप्शन तो है नहीं कोई, ऑप्शन में एम नहीं दिख रहा, हटाना पड़ेगा। छोटा जी दिख रहा है, तो छोटे जी और बड़े जी में कोई रिलेशन है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम एम को क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर बाई जी। तो कैपिटल एम आ जाएगा जी आर स्क्वायर बाई जी 4 पाई आर क्यूब, और ये 3 ऊपर, आर स्क्वायर से आर क्यूब आएगा तो 3g 4 पाई आर जी इज द राइट आंसर। तो 3g ऊपर रहेगा, 4 पाई आर जी, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ वुड, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन अ लिक्विड विद 4/5, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आराम से कर लोगे। 4/5 of its volume submerged, if the relative density of wood is 0.8, then the density of liquid is, एक वुड है जो एक लिक्विड में सबमर्ज है, ऐसे समझते हैं, ध्यान से। दूसरा कलर ले लेते हैं, उसका 4/5 वॉल्यूम सबमर्ज है पानी के अंदर, मतलब मोस्टली वो पानी के अंदर है। दिस इज 4/5 और दिस इज 1/5, पूरा वॉल्यूम 1, तो 4/5 नीचे 1/5 ऊपर, ठीक। और ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग की एक कंडीशन है, बस इसे ध्यान रख लेना, कोई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से गलत नहीं होगा। फ्लोटिंग कंडीशन क्या है, कब फ्लोट होगा भाई, बायोंट फोर्स लगेगा, इस पे लगने वाला बायोंट फोर्स के वेट के बराबर होना चाहिए। मतलब फ्लोटिंग कंडीशन क्या है कि बायोंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना उस बॉडी का वेट है एयर में, उतना उसका भैया बायोंट फोर्स उस पर लगनी चाहिए, बैलेंस हो जाए। अगर उसका वेट 100 न्यूटन है और 100 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो इन दोनों की तो लड़ाई है, वेट की और बायोंट फोर्स की। वेट 100 न्यूटन, बायोंट फोर्स 100 न्यूटन, बैलेंस, फ्लोटिंग हो जाएगी। अब बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें बता रखा है, किसके बराबर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यहां लिख देता हूं मैं एम जी, ठीक है। अब ध्यान से आगे सुनना मेरी बात, ठीक। तो हमें किसे बैलेंस करना है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड को बायोंट फोर्स से, सॉरी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तुमने लिख दिया mg, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जिसकी डेंसिटी हमें निकालनी है, तो वो भी mg ही होगा, पर वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की बात हो रही है, उसका वेट। तो मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो बाहर निकला है उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बाहर कौन निकला है, लिक्विड जो निकला है, उसकी डेंसिटी मान ली डी डैश, उसका वॉल्यूम, कितना पानी बाहर आएगा, कितना लिक्विड बाहर आएगा, जितना वो सबमर्ज था, तो और उसका वॉल्यूम v था, तो 4/5 v को बाहर निकाल देगा। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी, ठीक है। इधर मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ऑब्जेक्ट के लिए लिखा था मैंने, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी हुई है 0.8, ठीक है।
यहां आ गया बेटा डी डैश, यहां आ गया 4/5, तो डी डैश हमारे पास कितना हो गया 0.8 इंटू 5 इंटू 4, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 4 बोले तो 1, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी आएगी 1, ठीक। और एसआई सिस्टम में कितनी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। ध्यान रखेंगे हम लोग बात को, ये उसकी डेंसिटी आ गई है, उसको यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी आई है, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने रिलेटिव डेंसिटी लिखी यहाँ पे हम डेंसिटी लिखेंगे तो यहाँ पे पावर लग जाएगी 10 को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो गया, फिर वही आ जाएगा, डन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। The weight of the solid is 80 grams in air and 62 gram in water. Relative density of the solid, एक solid है जिसका weight हवा में 80 ग्राम है और उसे किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, फुल्ली सबमर्ज करते हैं तो 62 ग्राम, तो उस डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड है, एक हमारे पास सॉलिड है, उसका वेट एयर में 80 ग्राम से 80 ग्राम, और जब पानी में चला गया तो कितना वेट हो गया 62 ग्राम, तो वेट में तो कमी आ गई, क्यों कमी आई होगी, ड्यू टू बायोन फोर्स। बायोन फोर्स किसके बराबर होता है याद करो, बायोन फोर्स, भाई अगर वो 100 न्यूटन का हवा में वेट उसको लिक्विड में डाला और 80 न्यूटन बचा, तो इसका मतलब बायोन फोर्स इधर से 20 न्यूटन लग रही होगी नीचे की तरफ से, तो बायोन फोर्स होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, तो वेट इन एयर कितना है हमारा 80 ग्राम, ग्राम में ही लिखा हुआ और जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mg वेट आ जाएगा, सीरियस उसमें लिख रहा हूं सब ग्राम में लिखा है समझ के, और ये 62g हो जाएगा, तो हो जाएगा 18g, वेट ग्राम में लिखा हुआ पहली बात, तो ये बायोन फोर्स आ गया। अब बायोन फोर्स किसके बराबर होता है भाई, बायोन फोर्स ये आ गया हमारे पास, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी बताओ। बायोन फोर्स होता है हमारा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मान के चलते हैं वो ऑब्जेक्ट पूरा सबमर्ज है, मतलब पूरा का पूरा डूब गया, तो बायोन फोर्स जो होता है वो होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सही बात है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। इस बार जो लिक्विड है वाटर है, पूरा डूब गया मतलब mg मतलब वेट, और मास को क्या लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पूरा ऑब्जेक्ट डूब गया तो मतलब v पूरा डूब गया भाई, डेंसिटी पानी की 1 अगर मैं इसको ग्राम में लेके चल रहा हूं तो, और g तो g होता ही हमें पता ही रहा है, तो इस केस से बायोन फोर्स हमारा पहले भी आ चुका था 18g, तो g से g कैंसिल आउट, हमारा वॉल्यूम आ गया, हमारा क्या आ गया वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम मिल गया कितना भैया 18, खत्म क्वेश्चन, हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया 18, क्या आ गया 18, सही बात है, मास एयर में दिया हुआ है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी भाई, अब मास अपॉन वॉल्यूम, एयर की बात की हमें तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मतलब एक्चुअल मास जितना था, ये कितना हो गया हमारा 80, ठीक है, और ये वॉल्यूम हो गया हमारा 18, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 14/9 comes out to be 9 4 36, हाँ तो 4.44 इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से, दोनों के वेट हवा में दिए हुए हैं, बायोन फोर्स निकालो, बायोन फोर्स आ जाएगा, दूसरी तरीके से निकालो बायोन फोर्स, काट के वॉल्यूम मिल जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और रिपीट है क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत साल पहले क्वेश्चन है 2017-18 का, तो if the two liquid of same masses but densities d1 and d2, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, मासेस सेम है, और मिक्स्ड, मान लेते हैं हमारे पास दो लिक्विड है,
दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, मासेस सेम है, उन्हें मिक्स कर दिया गया, ये मिला दिया गया। इस मिक्सचर की डेंसिटी बतानी है, फॉर्मूला याद कर लेना एट द एंड। डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम, ध्यान रखते हैं पहले। टोटल मास, अगर ये 2 किलो ये 2 किलो तो इट शुड बी 4 किलो, तो ये m तो ये कितना हो जाएगा 2m, मास तो जुड़ जाएगा भैया। अगर इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, तो ये 2 लीटर होगा, कम तो हो नहीं सकता ना ज्यादा हो सकता, तो इनकी वॉल्यूम निकाल लेता हूं बस। इसका वॉल्यूम अगर डेंसिटी है d1 मास अपॉन वॉल्यूम, तो V1 आ जाएगा m/d1, V2 आ जाएगा m/d2, तो यह आ जाएगा 2m m/d1 प्लस m/d2। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम d1 d2, और यहां हो जाएगा m को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो d1 प्लस d2, m से m कैंसिल आउट, तो 2d1 d2 बाई d1 प्लस d2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें क्या कहते हैं, डेंसिटी d1 d2 लिखते हैं, वॉल्यूम सेम कर देंगे और मासेस को अलग कर देंगे, फिर उसी तरीके से आप वॉल्यूम नीचे सेम लिखेंगे, मासेस अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला चैप्टर हमारा वर्क एनर्जी पावर है।